नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। भूगोल में एक बड़ा दिलचस्प शब्द है यूरेशिया। ये यूरोप और एशिया के बीच का हिस्सा है। ये सोवियत संघ, जिसका कुछ हिस्सा एक तरफ आता है, कुछ हिस्सा दूसरी तरफ आता है, उसके आसपास के दूसरे देश जिनको साथ में मिलाकर सोवियत संघ एक समय था। अब उसका मुख्य हिस्सा जो है रूस रह गया है, और जो एक समय सोवियत संघ में जो दूसरे देश थे, अब उनके ऊपर कब्जा जमाने के चक्कर में रूस लगा हुआ है। लेकिन वो एक अलग मुद्दा है। आज मैं यूक्रेन की लड़ाई के बारे में बोलने नहीं जा रहा हूँ। एक दूसरा मुद्दा उससे ज़्यादा मेरी दिलचस्पी का है, वो ये है कि पूर्व सोवियत गणराज्य कई देश थे ऐसे, उसमें से एक है कजाकिस्तान, जहाँ की 70% आबादी मुस्लिम है। कजाकिस्तान की 70% आबादी मुस्लिम है। उसने हिजाब पर रोक लगा दी है। 2023 में स्कूलों पे रोक लगाई थी, स्कूलों में हिजाब पर रोक लगाई थी कजाकिस्तान ने। 70% जनसंख्या मुस्लिम है। 2023 में स्कूलों में लड़कियों के टीचर्स के हिजाब बांधने पर रोक लगाई थी, नकाब पर भी रोक लगाई थी। मुस्लिमों में और जो कट्टर रीति रिवाज वाले हैं वो नकाब भी चेहरे पर लाद देते हैं बच्चियों के, महिलाओं के। आपने देखा होगा, मैं अपने शहर में भी देखता हूँ, और आप हैदराबाद या लखनऊ या अलीगढ़ ऐसे जिन शहरों में जाएं जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, तो जहाँ उनकी आबादी ज़्यादा है वहाँ उनके रीति रिवाज भी आपको ज़्यादा दिखते हैं सड़कों पर। ऐसे बुर्के ज़्यादा दिखते हैं, हिजाब ज़्यादा दिखते हैं। या जैसे आप राजस्थान चले जाएं, हरियाणा चले जाएं, तो अभी भी आपको घूंघट दिखेगा। हिंदू महिलाओं के चेहरे पे चेहरा ढांकने का रिवाज, ये मैं अभी नहीं जानता हूँ कि हिंदुस्तान में हिंदू महिलाओं का चेहरा ढांकने का रिवाज जो है ये मुस्लिमों के आने के बाद उनके प्रभाव में शुरू हुआ कि पहले से था। मैं इतिहास का बड़ा कम जानकार हूँ, लेकिन राजस्थान मुझको मालूम है। मेरा इस समाज के लोगों के साथ कुछ वास्ता भी रहा है, तो मैं देखता हूँ कि पुराने लोग उस समाज के घूंघट करके रहते हैं। नई बहुएं भी इतना घूंघट करके रहती हैं, चलती कैसे हैं मुझको नहीं मालूम। कुछ झाई मारने वाला कपड़ा दिखता होगा, आर पार थोड़ा धुंधला सा दिखता होगा। तो मैं नहीं जानता हूँ कि ये राजस्थान में घूंघट वगैरह जो है ये मुस्लिमों के आने के पहले से था कि बाद में उनके हिजाब और नकाब और बुर्के के असर में चालू हुआ। लेकिन ये देखता हूँ कि हरियाणा वगैरह में भी चादर ओढ़ना ऊपर से, मेरे भी परिवार में बुजुर्ग महिलाएं जो हैं साड़ी के ऊपर एक चादर ओढ़कर चलती थीं, घूंघट निकालती थीं, ऐसा रिवाज था। बड़ा खराब लगता था मुझको देख कर, और जैसे जैसे उससे मुक्ति मिली महिलाओं को, मुझको राहत की सांस मिली उससे। अब ये कजाकिस्तान 70% मुस्लिम आबादी है, वहाँ पे हिजाब पर नकाब पर रोक लगा दी। पहले केवल स्कूलों में लगी थी 2 साल पहले, अब सारे सार्वजनिक जगहों पर उसको रोक दिया है। राष्ट्रपति जो कि खुद मुस्लिम है, उसने दस्तखत कर दिया है एक कानून पर। राष्ट्रपति का एक तर्क ये है कि देश में धर्मनिरपेक्षता बरकरार रहनी चाहिए। जितने तरह के धर्म के लोग हैं यहाँ पे अलग अलग न दिखें पोशाक से, एक ये है। दूसरा उन्होंने कहा कि हमारे देश में जो कपड़े हैं, पोशाक है हमारी, वो इतनी खूबसूरत हैं, हमारी पहचान है वो, तो वो पोशाक दिखनी चाहिए। तो बुर्का, हिजाब, नकाब, इस पे रोक लग गई है वहाँ पर। सार्वजनिक जगहों पर आप अपने घर में जो पहनना है पहनते रहें। दिलचस्प बात यह है कि कजाक सरकार के इस हुक्म में किसी धर्म का जिक्र नहीं किया गया है। ये कहा गया है कि ये न पहने जाएं, नकाब, हिजाब ये न पहने जाएं, ऐसे कपड़े न बांधे जाएं, किसी धर्म का जिक्र नहीं है। मैं लगे हाथों इसके साथ साथ ये देखने की कोशिश कर रहा था कि अधिक मुस्लिम आबादी वाले ऐसे कौन से और देश हैं जिन्होंने इस तरह के फैसले लिए हैं। कजाकिस्तान मैंने अभी बतलाया आपको 70% आबादी है।
सीरिया में 90% आबादी, उसमें 2010 में यूनिवर्सिटी में नकाब पे रोक लगा दी गई थी। सरकार ने मकसद बताया था कि कट्टरपंथ से निपटना है। मैंने सीरिया में बहुत से दिन गुजारे हैं और इस 2010 के तुरंत बाद हम वहाँ पहुँचे थे। 2010 के आखिरी में ही दिसंबर में फिलिस्तीन के गाज़ा जाते हुए रास्ते में एक वीज़ा का इंतज़ार करते हुए हम यहाँ सीरिया में कुछ समय थे। बाद के जंग में वो पूरे शहर लताकिया और दमिश्क, ये सारे शहर ख़त्म हो गए, तबाह हो गए। 90% मुस्लिम आबादी वाला सीरिया, वहाँ 2010 में रोक लगाई गई थी यूनिवर्सिटी में नकाब पहनने पर, नकाब बांधने पर। अभी वहाँ पर एक नई सरकार आई है। वहाँ असद की सरकार को उखाड़ के फेंका गया, एक वहाँ पर क्रांति हुई, उससे एक नई सरकार आई है। वहाँ का नया इंतजाम क्या है मैंने अभी देखा नहीं है, लेकिन मैं कुछ दूसरे देशों की बात आपको बताता हूँ। कजाकिस्तान के आसपास ही दूसरा देश है उज्बेकिस्तान। 96% मुस्लिम आबादी है वहाँ पर। सार्वजनिक जगहों पर नकाब पर रोक है। जो मैं अपने शहर में भी अभी बीच बीच में देखता हूँ कुछ एक मुस्लिम महिलाओं को नकाब बांधे हुए, जबकि यहाँ मुस्लिम आबादी बहुत ही कम है। ताजिकिस्तान एक और देश उसी इलाके का, 97% मुस्लिम आबादी है। वहाँ पर हिजाब पहनने पर सामाजिक और सरकारी दोनों तरह का दबाव है कि न पहना जाए इसको। नकाब को विदेशी परंपरा कहा गया है। ये 97% मुस्लिम आबादी वाले देश का है और ये कहा गया कि हम अपनी राष्ट्रीय संस्कृति की रक्षा करना चाहते हैं। किसी इस्लामिक देश या मुस्लिम देश के रीति रिवाज को हम मानना नहीं चाहते। ट्यूनीशिया 99% मुस्लिम आबादी है। सरकारी दफ्तरों में नकाब पर रोक है, स्कूल कॉलेज में हिजाब पर रोक है। सरकारी दफ्तरों में नकाब पर रोक है, स्कूल कॉलेज में हिजाब पर भी रोक है, नकाब पर रोक तो है ही। अल्जीरिया उसी इलाके का, अफ्रीका के पास का एक देश है। 98% मुस्लिम आबादी है। सरकारी नौकरियों में चेहरा ढकने पर रोक है। मिस्र, इजिप्ट कहते हैं जिसको, वहाँ के 90% मुस्लिम आबादी है इजिप्ट की। कई विश्वविद्यालयों और दूसरे संस्थानों में नकाब पर रोक है वहाँ पर। इससे परे भी अगर मैं जाऊँ तो यूरोप के कई ऐसे देश हैं। फ्रांस ने बुर्के पर रोक लगाई हुई है सार्वजनिक जगहों पर, आप जानते हैं। उसके खिलाफ यूरोपीय संसद तक लोग गए, उन्होंने कहा कि नहीं, ये आपका कोई ऐसा मौलिक अधिकार नहीं है और हमको अपने समाज में मेल जोल बढ़ाना है, तो ये बुर्का सार्वजनिक जगहों पर नहीं चल सकता। ये फ्रांस का था। मैं दूसरी जगहों के बारे में देखता हूँ। हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार थी कर्नाटक में, वहाँ पर कुछ स्कूलों से ये चालू हुआ। उन्होंने कहा कि पोशाक में हिजाब का जिक्र नहीं है यूनिफॉर्म में, तो स्कूल आने वाली लड़कियां, कॉलेज आने वाली लड़कियां, उनको हिजाब बांधने नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर बड़ा विवाद हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अभी तक पूरी तरह से निपटा नहीं है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस फैसले को सही ठहराया था कि यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है हिजाब। देश भर के मुस्लिम और देश भर के बहुत सारे धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दल वो इस पे बिफर पड़े थे। इसको अल्पसंख्यकों के, मुस्लिमों के धार्मिक रीति रिवाज, उनकी संस्कृति के खिलाफ कहा गया था। लेकिन अगर आपने मेरे YouTube वीडियो पहले देखे होंगे और अखबार का एडिटोरियल आप पहले पढ़ चुके होंगे इस मुद्दे पर, तो आपको याद होगा कि मैंने इसका समर्थन किया था। मैं करीब महीने भर से ज़्यादा मैं ईरान,
टर्की, सीरिया, इजिप्ट, फिलिस्तीन, ऐसे बहुत सारे देशों में रहा महीने भर से अधिक, और बहुत से लोगों से मिला जुला। ये देख के मुझको बड़ी तकलीफ होती थी कि ईरान में 7-8 साल की एक बच्ची जो चल रही है, 10 साल की रही होगी, जो चल रही है सड़क पर। कुम नाम का एक शहर था ईरान का, जो उनका धार्मिक शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र है। वो पूरा का पूरा बुर्का लाद के चल रही है, हिजाब बांधी हुई है, जरा सा चेहरा दिख रहा है, पीठ पे बैग है, स्कूल जा रही है। मैं बाजार में खड़ा था, मुझको फोटो खींचने की भी इच्छा नहीं हो रही थी उसकी, लेकिन मैंने खींची थी फोटो। आपको अभी दिखाएंगे हम वो फोटो। उसी ईरान में जो मुल्ला जितने हैं वहां पर सरकार हाँकने वाले, उनके फतवों के खिलाफ जाके ईरान की महिलाओं ने औरत जिंदगी आज़ादी इस नाम का एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा। वहां पर हम लोगों का देखा हुआ था, बसीज कहते थे वहां पर, जो नैतिक पुलिस है उसको छड़ी लेकर चलते हैं। किसी महिला का हिजाब जरा सा हिला, थोड़े से बाल की एक लट भी दिख गई तो छड़ी लेके चलते हैं, उनको धमकाते हैं, मारते हैं, जो भी करते हैं, और उनका हिजाब ठीक करवाते हैं। ऐसे में एक लड़की का हिजाब ठीक नहीं था, उसको लेके गए, उसको मार डाला। सरकार के लोगों ने जेल में मार डाला उसको। उसे एक मौत को लेकर पूरे ईरान की महिलाएं सड़कों पे निकल आई, मर्द भी निकल आए, साथ में लड़के भी निकल आए। पूरे ईरान में एक आंदोलन हुआ। उसके बाद जो नए राष्ट्रपति चुने गए, वो उदारवादी नीतियों की उन्होंने घोषणा की, और आज ईरान में नैतिक पुलिस के नाम पर हिंसा बंद हो गई है। जिस महिला को लगाना है हिजाब बांधे, जिसको नहीं बांधना है ना बांधे। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे कट्टर शिया देश है ईरान। खत्म हो गया, वहां पे बंदिश खत्म हो गई, और महिलाओं ने सार्वजनिक रूप से कार की छतों पर चढ़कर अपने हिजाब जलाए, स्कार्फ जलाए, बालों की लटें भी काट काट के फेंक दी, खुले बाल घूमते रहीं। एक दो प्रदर्शन तो ऐसे भी हुए कि एक महिला ने पूरे कपड़े उतार दिए और विरोध प्रदर्शन में बिना कपड़ों के घूमते रही वो। ऐसे भी प्रदर्शन हुए ये मुल्ला लोगों के खिलाफ जो ऐसे रीति रिवाज लादना चाहते थे। मैं हिंदुस्तान के बारे में सोचता हूँ, मैं जब यहाँ पे देखता हूँ मुस्लिम महिलाओं को, और मैंने कई मुस्लिम लोगों को इंटरव्यू में ये सवाल भी किया कि पोशाक की ऐसी बंदिशें सिर्फ लड़की और औरत के ऊपर क्यों हैं, आदमियों पर कोई भी बंदिश क्यों नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके समाज की महिलाओं को देखकर पुरुष उत्तेजित हो जाते हैं, आपके समाज के, ऐसा कहा गया है कई जगह, अगर हो जाते हैं तो उनके आंखों पे पट्टी बांधो मर्दों के। औरतों को किसी बुत की तरह ऐसा पर्दे में डाल देना, बुर्के में डाल देना, उसके बजाय जो मर्द हैं जिनकी नज़रें खराब हैं, गंदी हैं, जो उत्तेजित हो जाते हैं बिना बुर्के बिना हिजाब की, पूरे कपड़ों वाली महिला को देखकर भी अगर वो उत्तेजित हो जाते हैं तो उनकी आंखों पे पट्टी बांधी जाए, उनके बाहर निकलने पे रोक लगाई जाए। ये कौन से तालिबानी फैसले हैं अफगानिस्तान जैसे कि महिला के ऊपर ही सारी बंदिशें लाद दी गई। दिक्कत ये है हिंदुस्तान की, यहाँ कांग्रेस से लेके समाजवादी पार्टी तक और वामपंथी पार्टियों तक, इन सारे लोगों ने एक अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक अधिकार देने के नाम पर उस समुदाय के मर्दों को अधिकार दिए, उस समुदाय की महिलाओं के अधिकार छीने। आपको ध्यान होगा ना, राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे, शायद 410 की उनकी लोकसभा में सदस्य संख्या थी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद की। एक शाहबानों के हक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, तो इन्हीं मुस्लिम कठमुल्लाओं के दबाव में आकर, अपने पार्टी के अल्पसंख्यक परस्त लोगों के दबाव में आकर राजीव गांधी की सरकार ने पार्लियामेंट में एक नया कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था।
एक अकेली बूढ़ी महिला शाहबानों के जायज हक को कुचलने के लिए एक नौजवान, देश का उस वक्त तक का शायद सबसे नौजवान प्रधानमंत्री था, पढ़ा लिखा, कहीं विदेश में पढ़ा हुआ, हवाई जहाज उड़ाने वाला प्रधानमंत्री, लेकिन जब मुस्लिम समाज की बात आई तो राजीव गांधी को भी लगा कि शाहबानों को कुचलना ज़्यादा आसान है। इस समाज में मुखर तो मुस्लिम मर्द हैं, उनको खुश रखना जरूरी है। मैं उस दिन से, शाहबानों के फैसले के दिन से अभी तक, मेरा जो मैं कह रहा हूँ इसका मोदी सरकार से और बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन बीजेपी दो सदस्य की पार्टी थी, उस दिन भी मैंने शाहबानों के फैसले को लेकर कांग्रेस और कांग्रेस के साथियों के खिलाफ लिखा था। मैं दूसरे अखबार में नौकरी करता था, वहाँ मैंने इसके खिलाफ लिखा था, शाहबानों के फैसले के खिलाफ। और तब से लेके अब तक मैं कोई मौका नहीं छोड़ता इस फैसले को याद करने का और राजीव गांधी के इस जुर्म को याद दिलाने का जो कि उन्होंने एक मुस्लिम महिला के खिलाफ किया था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था, एक मौका था नौजवान प्रधानमंत्री के सामने कि देश में एक सुधार लागू करते। मुस्लिम समाज के नाम पे क्या सिर्फ मुस्लिम मर्द हैं, जो आधी आबादी है उस समाज की मुस्लिम महिलाओं की, उसको गुजारा भत्ता ना मिले, उसको क्या मिले, उसको बुर्का मिले, हिजाब मिले, नकाब मिले, बंदिशें मिले, उसको आखिर में जाकर कब्र में 2 गज जमी मिले, उसके पहले कुछ न मिले, उसको जीते जी उसको मिले तो बोझ मिले। ये किया था राजीव गांधी की सरकार ने। तो मैंने कर्नाटक के मुद्दे पे भी बार बार कहा कि एक ऐसा मौका आया है जब देश की धर्मनिरपेक्ष ताकतों को, देश की प्रगतिशील ताकतों को, मुस्लिम औरत को भी देखना चाहिए, मुस्लिम लड़की को भी देखना चाहिए। मुस्लिम लड़की और औरत की भी हसरतें हो सकती है, वो कुली नहीं है कि जिंदगी भर इन चीज़ों को ढोते चले। कुछ लोगों को लग सकता है ये उनका धार्मिक अधिकार है। तो धार्मिक अधिकार तो एक वक्त राजस्थान में किसी महिला का भी था कि पति गुजर जाए तो उसके साथ सती हो जाए। सामाजिक मान्यता थी, धार्मिक अधिकार था। कुछ महिलाएं सती होती भी थीं। बाद में पता लगता था कि उस महिला को कुछ नशा दे दिया जाता था, अफीम वगैरह चटवा दी जाती थी, वो अपनी सुध बुध खो बैठती थी। चारों तरफ जितने ढोल मंजीरे और गीत संगीत होने लगते थे, कीर्तन होने लगता था, सती की महिमा के गाने गाए जाते थे, उसको समझ में भी नहीं आता था, उसको ले जाके चिता पे लिटा देते थे, उसको जला देते थे। ऐसा ही मुस्लिम महिला को समझाया जा रहा है कि ये तुम्हारा धार्मिक अधिकार है, हिजाब, नकाब और बुर्का। किस वक्त का धार्मिक अधिकार है ये? हजारों साल पहले का धार्मिक अधिकार है। और दुनिया के ये जितने मुस्लिम देश मेरे सामने लिस्ट है, ये सब लोग इसको छोड़ चुके हैं। जहां 97, 98, 99% मुस्लिम हैं, वो रोक लगा चुके हैं इस पे। और हिंदुस्तान जहां शायद 15% मुस्लिम होंगे, 15-20% मुस्लिम हैं, यहाँ पर उस पर कायम है सब ये बंदिशें कायम हैं, जो बंदिशें हैं मुस्लिम महिला के ऊपर है। आखिर मुस्लिम समाज के नाम पर मर्दों का एकाधिकार ये देश कब तक चलने देगा? मैंने मोदी सरकार की इस बात के लिए तारीफ की थी जब उन्होंने 3 तलाक के खिलाफ एक कानून बनाया। मैंने कहा कि मुस्लिम महिला को इससे एक हक मिला है, वरना मर्द जो है 3 SMS कर देता था, व्हाट्सएप पे 3 बार मैसेज कर देता था, 3 टेलीफोन कॉल कर देता था कहीं बैठे हुए और खत्म कर देता था शादी को। जब से ये कानून बना है, सैकड़ों हजारों पुलिस रिपोर्ट हुई है मुस्लिम महिलाओं के तरफ से। तो ऐसा नहीं है कि उसको हक मिलेगा तो उसका इस्तेमाल नहीं करेगी। आज आपने मुस्लिम महिला को बरगला के रखा है, ये उसका हक है। ये उसका हक नहीं है, उस पर बोझ है। ये पोशाक जो कि केवल महिलाओं पे लादी गई है, ये उस पर बोझ है। इस बोझ के साथ ना वो खेल सकती है, ना वो दौड़ सकती है, ना बाकी धर्मों की, बाकी जातियों की महिलाओं जितना काम कर सकती है।
आपने उसके ऊपर बंदिशें लाद दी हैं तरह तरह की, उसको काबू में रखा है। तालिबान और क्या कर रहे हैं? अफगानिस्तान में यही कर रहे हैं। तो आप क्या करना चाहते हैं? आप तालिबानों की तरह मुस्लिम महिला की जगह समाज से खत्म कर देना चाहते हैं कि तुम केवल घर में रहो, तुम केवल कैद होके रहो, तुम पढ़ोगी लिखोगी नहीं, कोई काम नहीं करोगी? क्या आप वहां तक जाना चाहते हैं? तो मुझको लगता है कि हिंदुस्तान जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में जब कभी किसी अल्पसंख्यक समुदाय की बात होती है, मुस्लिमों की हो किसी और की हो, वहाँ सरकार में ये कलेजा रहना चाहिए, सरकार में ये हौसला रहना चाहिए, राजनीतिक दलों में भी, विपक्ष में भी, संसद और विधानसभाओं में भी, कि महिला के हक की बात भी करें भाई। केवल धार्मिक हक किसी समुदाय के ऐसे न देखें जिसमें महिला के हक ही शामिल न हों। और जिन लोगों को ये लगता है ना कि मुस्लिम महिला इसमें खुश रहती है, सुरक्षित महसूस करती है, हिजाब में, नकाब में, बुरके में, उनको मैं बतला देता हूँ। मेरी बहुत सी परिचित मुस्लिम महिलाएं हैं जो बड़ी कामयाब हैं, बड़ी लेखक हैं, पत्रकार हैं, कई तरह के प्रोफेशन में हैं, वो हर तरह का काम करती हैं, उद्योग चलाती हैं अपने, नहीं लगाती इनमें से कोई चीज़, उनको कोई कमी महसूस नहीं होती। तो एक आज़ादी है जिसको सामाजिक आज़ादी दिलवाने की ज़रूरत है, वहाँ पे आपने एक धार्मिक बोझ उनके ऊपर लाद दिया है। 21वीं सदी चल रही है, इससे बाहर निकलने का मौका दीजिए महिलाओं को। जिन लोगों को ये लगता है कि मुस्लिम महिला को ये हक महसूस होता है, वो सुरक्षित महसूस करती है, उनको एक घटना बतलाता हूँ मैं। यूरोप में एक जगह एक बहुत रईस आदमी की एक लड़की का अपहरण हुआ, उसको कैद करके रखा अपहरणकर्ताओं ने लंबे समय तक उन्हीं के बीच रही। उसको स्टॉकहोम में या तो अपहरण किया गया था या वहां रखा गया था। लंबे समय बाद जब पुलिस ने उसको छुड़वाया, अपहरणकर्ताओं को पकड़ा, तो उसकी हमदर्दी अपहरणकर्ताओं के साथ हो गई थी। उतने समय में उसको लगने लगा था यही मेरे वेल विशर हैं, यही मेरे शुभचिंतक हैं। इस बात को दुनिया के रिकॉर्ड में, साइकोलॉजी की जुबान में स्टॉकहोम सिंड्रोम कहा गया, कि जब जिसका अपहरण हुआ है, जिसको कैद में रखा गया है, वो अपहरणकर्ताओं को ही अपना शुभचिंतक मान ले, तो इसको स्टॉकहोम सिंड्रोम कहा गया। आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि आपने मुस्लिम महिला पे जो बोझ लादा है और आपने उसको ये एहसास करा दिया कि ये तुम्हारा हक है। मुस्लिम मर्द के क्या हक हैं, थोड़ा उस पर भी चर्चा हो जाए। ये मोदी के बनाए कानून के कुछ अर्सा पहले तक तो, 2 दिन पहले तक तो 3 तलाक देना मुस्लिम मर्द का हक था। अब मुस्लिम औरत अपने हक का दावा कर रही है, जगह जगह FIR करवा रही है। तो केवल औरत को क्यों कुचलना? मुझको तो लगता है कि अगर नकाब बांधना है मुस्लिम समाज में किसी को, तो जो मुस्लिम मर्द औरत को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं देखना, वो अपनी आंखों पे लगा लें नकाब। एक सिल्क का ऐसा मिलता है इंटरनेशनल फ्लाइट वगैरह में, चश्मे जैसा रहता है आंखों पर लगाने का, ताकि आप लंबी उड़ान में सो सकें। तो ऐसा दे देना चाहिए मुस्लिम मर्दों को कि औरतें कहीं आसपास दिखें तो ये लगा लो भाई, तुम्हारे बर्दाश्त के बाहर हैं वो। कुल मिलाकर मैं कजाकिस्तान के इस ताज़ा फैसले की तारीफ करने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ। लगे हाथों में हिंदुस्तान तक आ गया हूँ, यहाँ भी गिना रहा हूँ। किसी समाज के भीतर उस समाज का जो कमज़ोर हिस्सा है, जिसको कि औरत कहते हैं, उसके हक की बात भी सोचना चाहिए। ये देश प्रदेश की सरकारों की जिम्मेदारी है, राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है। ये न होने पे औरतें क्या करती हैं, ये ईरान में दिख गया है। जितने बड़े बड़े दढ़ियल वहाँ के सरकार में बैठे हुए लोग थे, उनका क्या हाल किया है महिलाओं ने, देख लीजिए। औरत जिंदगी आज़ादी, ये नारा जो है ये केवल ईरान की महिलाओं के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया की
हर धर्म की, हर मजहब की औरत के लिए है ये नारा, औरत जिंदगी आज़ादी। हिंदुस्तान के संदर्भ में मुस्लिम लड़की और मुस्लिम औरत के संदर्भ में इसको सोच के देखिएगा, ईरान को देखिएगा, सोचिएगा। और जिन देशों का नाम मैंने गिनाया है, चलते चलते एक बार और गिना के देता हूँ। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मिस्र, सीरिया, फ्रांस वगैरह तो इससे परे हैं ही, जो मुस्लिम बहुल नहीं है। सोच के देखिएगा मेरी बात जायज़ है या नहीं। आपको लगे कि मैं एक जायज़ बात करता हूं तो हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा। अपने दोस्तों को भी इसका लिंक भेजिएगा, वो भी इस मुद्दे पर सोचें। और इस तरह के प्रतिबंध, इस तरह के रीति रिवाज अगर किसी और धर्म में भी महिलाओं पर हों तो थोड़ा महिलाओं को आज़ाद करने के बारे में पहले सोचें। कई जगह मैंने देखा है कि उत्तर भारत में कुछ एक प्रदेशों में, कुछ एक इलाकों में जहाँ हिंदू पंचायतें हैं, वहाँ पर भी हिंदू लड़की के जीन्स पहनने पर, टी शर्ट पहनने पर, मोबाइल रखने पर रोक लगाने की बात आती है। फतवे जारी होते हैं, पंचायतें फैसला लेती हैं और उनको बड़ा अच्छा लगता है जब उसी हरियाणा से निकल के कोई लड़की ओलंपिक से मेडल लेके आती है, तब बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन आम लड़कियों को कुचलने में मज़ा आता है। तो हिंदुस्तान में हमको बहुत सारे सुधार की, मरम्मत की ज़रूरत है। सोचिएगा इस बारे में, टिप्पणी भी लिखिएगा। बहुत कोई घिनौनी, नफरत की, सांप्रदायिक बात मत लिखिएगा, तर्क की बात लिखिएगा, वरना लोग पहचान जाते हैं। आपकी बातों में अगर नफरत रहती है तो जान जाते हैं। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप दोपहियों पर चलते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए, उसका बेल्ट नीचे से बांध कर रखिए। चाहे आप चलाएं, चाहे पीछे बैठें, किसी हादसे की हालत में आपके सिर को बचाने का काम ये हेलमेट कर सकता है। आपकी ज़िंदगी लंबी हो, आप बरसों तक हमारे YouTube चैनल को देखते रहें। मैं मोटरसाइकिल चलाता हूँ, साइकिल भी चलाता हूँ, तो हेलमेट लगाए रहता हूँ। आप सड़कों पे कभी मुझको देख सकते हैं। रायपुर की लंबा लंबा दूरी तक मैं साइकिल चलाता हूँ और हेलमेट लगाए मुझको देख सकते हैं। फिर मिलेंगे।